चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के लिए अभी भी एज है। जी बिल्कुल। मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास। प्रियंका गांधी की काफी बड़ी रैली हो रही है, बहुत बड़ा प्रतिसाद उनको मिल रहा है। मैंने उनकी रैलीज देखी हैं उसको, हालांकि बीच में मैं बीमार हो गया था, बीच में 2 दिन तो थोड़ा मेरी तबीयत काफी नाशाद थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जो क्लिपिंग्स मुझे मिली है, प्राप्त हुई हैं, उसके मुकाबले बीजेपी की जितनी भी रैली है, अब वो कोई विकास का मुद्दा, करप्शन की बात तो करते नहीं। प्रधानमंत्री तो वहां जाके करप्शन की बात ही नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है वो मुद्दा उनके एजेंडे के अंदर नहीं है। लेकिन कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जो शायद हो सकता है वहां पे बजरंगबली की कुछ हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही हो छोटी मोटी, लेकिन बेसिकली वहां पे भगवान शिव के पुजारी ज्यादा हैं। लिंगायत का मठ हो या बाकी मठ हो, उनके अपने देवता हैं। तो वहां पे बजरंगबली को, जिसको प्रधानमंत्री उनका जन्म स्थल बताते हैं, मुझे नहीं मालूम भगवान क्या कहते हैं कि बजरंगबली का जन्म स्थल कहाँ पर है, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान है, भगवान का क्या जन्म स्थल हो सकता है। लेकिन वहां पर वो जो मुख्य वोट जो कट रहे हैं वो लिंगायत के कट रहे हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान है, और कई सर्वेस के अंदर कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी 40% के ऊपर आ रहा है, और बीजेपी 35% से भी नीचे सरकती नजर आ रही है। तो गैप जो है काफी इंक्रीज हो रहा है, और जेडीएस की भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है इनडायरेक्टली। शायद जेडीएस को भी इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि जो उसकी बची खुची जमीन है, अगर वो बीजेपी के साथ समझौता करेगी तो वो उसको भी अजगर की तरह निकल जाएगी, जैसे उसने शिवसेना, जेडीयू को और बाकी अन्य दलों को समाप्त करने की कोशिश की है। तो जेडीएस उस बात को पहचान गए हैं, खासतौर से कुमार स्वामी और देवगौड़ा साहब। आप पूरे कर्नाटका के परिदृश्य को सुनील भाई किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद दिनेश जी। बीजेपी के पास इस चुनाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। न तो वह गवर्नेंस की बात कर पा रही है, न वह भविष्य का कोई एजेंडा तय कर पा रही है, न उसके पास केवल कांग्रेस के आलोचना के अलावा कोई तर्क उसके पास है नहीं। अब आज के दौर में या किसी भी दौर में कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से विरोधी दल की आलोचना नहीं सुनना चाहता। हम ये सुनना चाहते हैं कि आपने अपने सरकार के दौरान किया क्या। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या रही, आपने वहां सरकार चलाई, उस सरकार चलाने के दौरान आपने कर्नाटक को क्या दिया। आपकी केंद्र सरकार, आप पिछले 9-10 साल से हैं, और उस दौरान आपने कर्नाटक को क्या दिया। आप केवल विपक्षी दलों पे हमला करके उनके भ्रष्टाचार की बात करके आप अपने आप को स्थापित नहीं। सत्तारूढ़ दल विपक्ष की भाषा नहीं बोल सकता, यह स्वीकार्य नहीं है, वो आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होता। लेकिन ये कर्नाटक में चल रहा है। सवाल यह है कि जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो मुद्दा अब गौड़ हो गया, अब उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि वह 40% वाला आरोप पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी पे चिपक गया, जिसको कहते हैं उसकी पहचान हो गई है जी। उससे निकलने का इनके पास कोई तरीका नहीं है। और ये भ्रष्टाचार केवल ये नहीं कि कुछ पैसे का लेन देन हो गया, इस भ्रष्टाचार की वजह से जो विभिन्न परियोजनाएं थी विकास संबंधी, वो सब की सब परियोजनाएं ठप हैं या पूरी नहीं हो पाई। इसको लोग अपनी आंख से वहां देख रहे हैं। समाज में जो कटुता फैली है उसको लोग भी महसूस कर रहे हैं। ये जो बजरंगबली वाला नारा है कर्नाटक में, आप इस नारे को कितना भी लगा लीजिए, ये फैलने वाला नहीं है। कर्नाटक को मैं घूमा हूं, बढ़िया से घूमा हूं मैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं चला, क्योंकि वहां देवी के उपासक है, वो भगवान श्री राम के उपासक नहीं है। एक उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग हैं जो जय श्री राम के नारे से प्रभावित होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज जो है भैया, पश्चिम बंगाल का पूरा समाज वो देवी उपासक है। वो दुर्गा पूजा कितने धूमधाम से मनती है आपको पता है। वही स्थिति कर्नाटक की। कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में अलग अलग देवता है, उनकी पूजा खूब होती है, उन्हीं को लोग मानते हैं। हम्पी जिले को में हनुमान जी का जन्म स्थान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया, और यह कहा जाने लगा कि उत्तर से भगवान श्री राम और दक्षिण से हनुमान जी ने मिलकर के रावण को नष्ट कर दिया था। इस तरह का ये माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अलग अलग जिलों में, हाँ, एक धार्मिक राज्य है, वो लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन वह उन्मादी लोग नहीं है। उनमें उस तरह का फंडामेंटलिज्म मुझे नहीं दिखाई पड़ता। लोग अपनी आस्थाओं के साथ जीने वाले लोग हैं, और उन आस्थाओं का सम्मान भी करते हैं, सामने वाले दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोस्टल एरिया में इस बात को हवा देने की कोशिश की, खूब दी, और वो भी 3 जिलों तक सीमित रह गए। और इसलिए कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं और ईसाई हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है,
27-28% विजिबल है। वो वहां पे व्यापार और तमाम संस्थाओं पर अल्पसंख्यकों का कब्जा है। उनको दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि इनके खिलाफ इनको खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यह पोलराइजेशन का प्रयास अगर आप करते हैं बिल्लारी में, तो उतना सफल नहीं हो सकता। आप यह प्रयास कर ये इन्होंने प्रयास तो शुरू किया था मैसूर रीजन में, जब इन्होंने टीपू सुल्तान के लिए 2 कृत्रिम नायकों को गढ़ लिया था कि इन 2 नायकों ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी। उनको उस पूरे के पूरे समाज ने, वहां के स्थानीय लोगों ने, मठों ने उसको खारिज कर दिया। अब उसका नाम नहीं लेता कोई, क्योंकि लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और टीपू सुल्तान को कर्नाटक के राज्य में लोगों ने सम्मान से देखा है, आज भी देखते हैं। तो वो नहीं चल पाया। और जो लिंगायत मठ हैं, वो कालिंगा मठ हैं, उन मठों ने साफ साफ कहा कि इस तरह की बात करना समाज का अपमान है, हम इस तरह से इतिहास को आप जुटला नहीं सकते। दूसरी चीज कि आप जय बजरंग बली का नारा आप लगा लीजिए, लेकिन अगर आप धार्मिक संस्थाओं की बात करेंगे तो जो लिंगायत और वोकालिंगा मठ हैं, उन मठों की अपील बहुत ज्यादा है। और इन दोनों के दोनों वर्गों के जो मठ हैं, इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी बात कही। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि हमको भी पैसा देना पड़ा है अपने काम कराने के लिए। इन मठों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। जी बिल्कुल। और कांग्रेस के लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। वो किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मनोभाव सामने है। अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना परंपरागत राजनीति करने का जो इनका तरीका है, वो पोलराइजेशन का, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि कर्नाटक में आपने कुछ किया नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि हम कर्नाटक के विकास करना चाहते हैं और देश के प्रथम पंक्ति के राज्यों में रखना चाहते हैं, तो आप उसकी बात तो अपने मैनिफेस्टो में तो करते नहीं है। वो विकास आप कैसे करेंगे, इसकी चर्चा तो आपने मैनिफेस्टो में की नहीं। आप तो वहां एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं, जबकि एनआरसी लागू ही नहीं होता कर्नाटक में। अगर देखा जाए, कोई कर्नाटक सीमावर्ती राज्य नहीं है देश का कि जहां से घुसपैठी आ सकते हैं, लोगों की पहचान करनी है, रजिस्टर बनाना है, वो बनाना है। तो वो तो केवल पोलराइजेशन की राजनीति है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। इसलिए आप कितना भी नारा लगा लें। और आप ये देखिए ना, सम्मानित प्रधानमंत्री जी जिन जिलों में प्रचार कर रहे हैं, 18 जिलों का उनका कार्यक्रम है। उन 18 जिलों में कौन से जिले हैं? या तो जेडीएस के प्रभाव वाले जिले हैं, और या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतती रही है, वो जिले हैं। बेंगलोर में वो 4 बार जा रहे हैं। उन इलाकों में उनका कार्यक्रम नहीं बना है जहां कांग्रेस प्रभावी है, माने ज्यादा प्रभावी है। और हालांकि हर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस ताकत नहीं दे रही है। और इनके सामने संकट क्या है? जैसे मान लीजिए तटवर्ती इलाके, कोस्टल एरिया है, माने उडुपी, उत्तरी कन्नड़ा और दक्षिण कन्नड़ा, वहां पे जो श्री राम सेना है वो इनके खिलाफ है। जो सांप्रदायिकता की और हिंदुत्व की राजनीति करने का स्थानीय इकाई है, स्थानीय संगठन है, वो उनके खिलाफ है। इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में इनकी बोलने की स्थिति नहीं है। और मतलब श्री राम सेना ने अपनी जगह बना रखी है वहां पर, और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां भी जो सफलता इनको 2018 मिली थी, वो सफलता इनको नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज कि इस वैमनस्य के कारण और तनाव के कारण जो व्यापार वहां प्रभावित हुआ है, वह लोगों के सामने। और व्यापार के साथ साथ सोचिए उन इलाकों में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की संख्या अच्छी खासी है। वहां पे जो उत्तरी भारत के लोग जाते थे, उनकी संख्या बहुत कम हो, उस तनाव के कारण। तो जो लोग ये काम कर रहे हो, वो उनके सामने एक तरह का आर्थिक नुकसान भी है। दूसरी चीज की जो भ्रष्टाचार की जो बात है, भ्रष्टाचार की बात कर्नाटक में राजनीतिक दलों ने नहीं की है। इस भ्रष्टाचार के आरोप की शुरुआत समाज से निकला है। अगर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है, तो ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये जेडीएस का आरोप नहीं है। कर्नाटक राज्य में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका ये आरोप है। और उसके बाद जब ये गैर सरकारी सहायता प्राप्त जो है स्कूलों की संस्थाएं हैं, उनका आरोप है। ये किसी राजनीतिक दल का आरोप नहीं है। राजनीतिक दलों ने उन आरोपों को आगे बढ़ाया और ताकत दी और लोगों के बीच तक ले गए। जो चुनाव घोषणा के बाद जो संबंधित विधायक जी के पास पैसा बरामद हुआ, वो उनके पास से बरामद हुआ, वो किसी कांग्रेस के नेता के कहने पर नहीं बरामद हुआ। वहां की एजेंसी ने उनके नेता के यहां से बरामद कर लिया। गोया कि भ्रष्टाचार का आरोप
और भ्रष्टाचार से होने वाले विकास के कार्यों, प्रभावित होने वाले कार्यों का जो असर है वो सीधे सीधे समाज के ऊपर है। तो अब सवाल यह है कि आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, आप वो भ्रष्टाचार की बात आपने बंद कर दी क्योंकि सीधे आप पे चस्पा हो गया। दूसरे से इन्होंने नारा शुरू किया था वंशवाद का, कि साहब वंशवाद की वजह से गुणवत्ता प्रभावित होती है, विकास प्रभावित होता है, लोगों की योग्यता के साथ समझौता करना पड़ता है, इसलिए वंशवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो अभी नारा आपके खिलाफ चला गया क्योंकि 30 से अधिक लोगों को आपने एक्सेप्ट कर दिया है जो किसी न किसी परिवार से आते हैं। येदियुरप्पा साहब आपके सामने हैं, एक पुत्र उनके सांसद हैं और दूसरे पुत्र को आपने विधायक का टिकट दे दिया, शिकारीपुर से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वह नारा भी आपके खिलाफ चला गया। आप ये कहते रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार की वजह से राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। जो काम मतलब जो जिन मुद्दों को लेकर के आप चले वो सब के सब मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ होने के बजाय सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो। आप ये कहते रहे कि ये सब बिखरा हुआ संगठन है, इसमें लोग ही नहीं है, जन समर्थन इनके पास नहीं है, लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, वह आपके खिलाफ चला गया। 12 अगर एमएलए और एमएलसी आपको छोड़ के चले जाएं, 40 से अधिक लोकप्रिय नेता आपको छोड़ के चले जाएं, तो बिखरा हुआ संगठन किसका है? कांग्रेस का है कि बीजेपी का? तो वह भी आपके खिलाफ चला गया। यह केवल है क्या? ये बिल्कुल मैं इस बात में सहमत हूं कि कांग्रेस अगर ये बजरंग दल वाली बात न करती तो अच्छा होता। ये ये अनावश्यक आपने एक बात करने का मौका दे दिया। बावजूद इसके मैं ये कह रहा हूं, जितना मुझे कर्नाटक के बारे में जानकारी है कि यह नारा चलने वाला नहीं है जी। आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक चले जाइए, आप देखेंगे कि वहां के लोग धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक उन्मादी नहीं है। और आप देख लीजिएगा कि जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, कितने लोग जाते हैं? बेंगलोर में दिखाई पड़ेंगे। क्यों? वहां माइग्रेटेड पॉपुलेशन ज्यादा है, वह कन्नड़ी लोगों की संख्या वहां कम है, माइग्रेटेड ज्यादा लोग हैं। और ये जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये राष्ट्रवाद और हिंदू धर्मवाद और ये बहुत प्रभावित करता है। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि वहां दिखाई पड़ जाए, लेकिन बाकी हिस्से में मतलब अगर आपको हैदराबाद कर्नाटक में दिखाई पड़ जाए, महाराष्ट्र कर्नाटक में दिखाई पड़ जाए, या सेंट्रल कर्नाटक में दिखाई पड़ जाए, या ओल्ड मैसूर में दिखाई पड़ जाए, मुझे नहीं लगता। ओल्ड मैसूर में तो पता नहीं लोग हनुमान जी का नाम जानते भी नहीं जानते हो, चामुंडेश्वरी देवी के उपासक है साहब। जिसके किसी घर जाइएगा यार, वो कहेगा चलिए आपको चामुंडेश्वरी देवी का दर्शन करा लाएं। उससे कहिएगा कि साहब हमको हनुमान मंदिर में जाना, तो कहेगी कौन होते हैं भाई? हो सकता है किस तरह की बात आपके सामने है, तो वो चलने वाला नहीं। हाँ, उत्तरी भारत में बैठ करके हमको आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में पूरी तरह से घिरी हुई है इसके पास। और एक अंतिम बात का अब से मैं पूरा कर दूं कि यह चुनाव मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनके पास स्थानीय नेतृत्व नहीं है। कर्नाटक को की जितनी मुझे समझ है, कर्नाटक में स्थानीय लीडरशिप बहुत प्रभावित करती है लोगों को। उनका अपना नेता पसंद करता, उनको अच्छा लगता है कि मेरे बीच का नेता है, हमसे अपनी भाषा में बात करता है, उससे उसका एक कनेक्ट है। इसीलिए आप देख लीजिए कर्नाटक में राष्ट्रीय दलों के विस्तार में राष्ट्रीय नेतृत्व का उतना योगदान नहीं है जितना स्थानीय नेताओं का योगदान है। जनता दल को बढ़ाने में रामकृष्ण हेगड़े साहब और प्रधानमंत्री जी का देवेगौड़ा साहब का जितना योगदान है, उतना योगदान राष्ट्रीय नेताओं का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में जितना योगदान जगदीश शेट्टार और येदियुरप्पा साहब का है, उतना आडवाणी जी का और अन्य नेताओं का नहीं है। वही स्थिति इस समय बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास सबके सब नेता ऐसे हैं जो जिनका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर है। इसलिए अभी भी मैं मानता हूं कि कितना भी बीजेपी हटाने का प्रयास करे, वो हटने वाला नहीं है। बावजूद इसके मैं इस राय का हूं कि अनावश्यक मुद्दे अगर कांग्रेस न उठावे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बड़ी चुनौती बनी हुई है, उतनी ही गंभीर चुनौती बनी रहेगी। जी।